Hello students. Today we are going to understand the chapter from CBSE class 10 social science, political parties. Political parties ये डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स का 4th चैप्टर आपको है। बहुत ही इंपॉर्टेंट ये चैप्टर है। बहुत अच्छे क्वेश्चंस इसमें से बोर्ड चूज करके आपको पूछेगा। तो व्हाट इज पॉलिटिकल पार्टीज? पॉलिटिकल पार्टीज को अगर समझना है तो देखिए उसकी डेफिनेशन क्या है। जब बहुत सारे लोग एकत्रित होते हैं और अपना ऑर्गेनाइजेशन बनाते हैं तो पॉलिटिकल पार्टीज बनाती है ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशन बनाने के बाद में वो इलेक्शन को कंटेस्ट करते हैं। अब देखिए इलेक्शन को कंटेस्ट करना यानी उन्हें किसी पॉलिटिक्स में उतरना। अब ये ऑर्गेनाइजेशन एक पॉलिसी के आधार पे बनता है और उस पॉलिसी के आधार पे उससे जुड़ने वाले लोग होते हैं जिनकी पॉलिसीज कॉमन पॉलिसी बनती है। उस ऑर्गेनाइजेशन में ऐसे सारे लोग एंटर करते हैं जिनको उस पॉलिसी से कंसर्न होता है। तो एक ऑर्गेनाइजेशन बनेगा, बहुत सारे लोग एकत्रित होते हैं, ऑर्गेनाइजेशन बनेगा। ऑर्गेनाइजेशन ये कंटेस्ट करेगा इलेक्शन कंटेस्ट करेगा, लड़ेगा। इलेक्शन कंटेस्ट करने के बाद में या तो either they win or lose the election। अब कंटेस्ट करने के बाद में या तो विन करेंगे या फिर लूज करेंगे। तो those who win or those who lose the election both जो है hold power in the government। गवर्नमेंट में पावर को होल्ड करते हैं ये लोग। तो ऑल ऑफ यू अंडरस्टूड द डेफिनेशन ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज। व्हेन मेनी पीपल कम टुगेदर दे फॉर्म देयर एसोसिएशन और ऑर्गेनाइजेशन। दिस ऑर्गेनाइजेशन इज मेड अप ऑफ सम पॉलिसीज। दे ऑल द पीपल कम टुगेदर फॉर द कॉज ऑफ देयर कॉमन इश्यूज। They form organization and contest election, and in this way they hold power in the government। तो ये उसकी डेफिनेशन होगी। तो ये हो गया पॉलिटिकल पार्टीज का डेफिनेशन। होती क्या है ये आपको समझ में आ गया। नाउ पॉलिटिकल पार्टी के कंपोनेंट्स होते हैं थ्री कंपोनेंट्स होते हैं। तो वो क्या क्या होते हैं? पहला होता है लीडर। विदाउट लीडर, है ना, लीडरशिप तो होनी चाहिए। किसी पॉलिटिकल पार्टी को रन करना है तो लीडर होना जरूरी है। तो इनका एक लीडर होता है और दूसरा एक्टिव मेंबर्स होते हैं, एक्टिव मेंबर्स। और तीसरे होते हैं सपोर्टर्स। ये 3 कंपोनेंट्स होते हैं किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के। आप कहीं भी जाके देखिए ये कंपोनेंट्स होते हैं। अब ये लीडर क्या करता है? लीडर मेक्स द पॉलिसीज ऑन बिहाफ ऑफ दिस एक्टिव मेंबर्स एंड द सपोर्टर्स। वो पॉलिसीज बनाता है और उस पॉलिसीज को रन करने के लिए डिसीजन लेते हैं। एक्टिव मेंबर्स क्या करता है? एक्टिव मेंबर्स दे वर्क एज अ मशीनरीज। वो एक प्रकार से टूल का काम करते हैं। जब कभी भी कोई पॉलिसी, कोई इश्यू उसको रेज करना है, उठाना है, किसी पॉलिसीज को बनाना है, तो ये लीडर वो इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है अपने जो नीचे का लेवल का जो मेंबर्स होते हैं उनको। और ये मेंबर्स ये मशीनरी का काम करते हैं और सारी इंफॉर्मेशन को लोगों तक पहुंचाते हैं। लोग यानी कौन? जो लोग वह
उनको सपोर्ट करने वाले लोग जो इनकी पॉलिसीज को सपोर्ट करते, उनको उन तक ये सारी बातें शेयर करते हैं। ये हो गए सपोर्टर। तो तीन कंपोनेंट्स आपको समझ में आ गया। अब हमने देखना है कि ये जो पॉलिटिकल पार्टीज है करती क्या है। अब ये पॉलिटिकल पार्टीज का काम क्या होता है, एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसके थ्रू आपको पूछा भी जाएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फंक्शंस ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज। तो पहला कॉन्टेस्ट इलेक्शन। अब आपको ये तो मालूम है कि कोई भी पॉलिटिकल पार्टीज इलेक्शन किस तरह से कंटेस्ट करती है। ये एक कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क होता है, डेमोक्रेटिक फ्रेमवर्क होता है, फेडरल सिस्टम होता है। उसके फ्रेमवर्क के आधार पे जो कॉन्स्टिट्यूशन ने बताया गया है किस तरह से सरकार बनेगी, किस तरह से हर इंस्टीट्यूशन का अपना अपना काम होगा। तो यहां इलेक्शन जो कॉन्स्टिट्यूशनल इलेक्शन होते हैं वो कौन मॉनिटर करता है, वो है इलेक्शन कमीशन, ईसी, ये मॉनिटर करता है। और अंडर दिस गाइडलाइन एवरी पॉलिटिकल पार्टीज और एन इंडिविजुअल कैंडिडेट वो इलेक्शन को लड़ते हैं, यानी कंटेस्ट करते हैं। वो प्रोसेस सबको पता है, ऑलरेडी यू हैव लर्न इट इन द क्लास 9। तो यहां पे कंटेस्ट इलेक्शन का काम होता है पॉलिटिकल पार्टीज का। दूसरा, मेक गवर्नमेंट, सरकार बनाते हैं। सरकार कौन बनाएंगे? दोज हु गेट मेजॉरिटी कैंडिडेट्स और एमपी और एमएलएज आइदर इन लोकसभा और स्टेट असेंबली फॉर्म द गवर्नमेंट। इसका मतलब है जिन पॉलिटिकल पार्टीज को मेजॉरिटी वोट मिला है। अब आप बोलेंगे सर मेजॉरिटी वोट का मतलब क्या है? तो आपको पता होना चाहिए कि जो सरकार बनाने के लिए 272 सीट्स चाहिए आउट ऑफ 543। ये क्राइटेरिया है लोकसभा के लिए। अगर किसी पॉलिटिकल पार्टी को इतने अगर कॉन्स्टिट्यूएंसीज में रिप्रेजेंटेशन मिलता है, यानी उनके कैंडिडेट इतने सीट्स अगर जीत के लाते हैं, तो समझ लेना कि ये पॉलिटिकल पार्टी जिसको मेजॉरिटी वोट्स मिला है दे कैन फॉर्म द गवर्नमेंट। तो यहां पे सरकार बनाने का जो इन्विटेशन है मिलता है प्रेसिडेंट के द्वारा उसी पॉलिटिकल पार्टी को जिसका मेजॉरिटी रिप्रेजेंटेशन है। तीसरा पार्ट क्या है? प्ले द रोल ऑफ अपोजिशन। फिर ये रोल ऑफ अपोजिशन कौन प्ले करता है? दोज हु कैन नॉट फॉर्म द गवर्नमेंट, जिन्होंने जो सरकार नहीं बना पाए। क्यों नहीं बना पाए? क्योंकि उन्हें इतना वोट या फिर इतना रिप्रेजेंटेशन नहीं था। अब इनको इतना रिप्रेजेंटेशन ना होने के वजह से वो अपोजिशन का रोल प्ले करते हैं। तो क्या रोल होगा अपोजिशन का? अपोजिशन का रोल क्या होगा? गवर्नमेंट यानी रूलिंग पार्टी, ये रूलिंग पार्टी जो भी पॉलिसीज अगर बनाती है, अगर वो पॉलिसीज फेवरेबल है तो ठीक है, सपोर्ट करेंगे। इफ नॉट फेवरेबल तो उसको अपोज करेंगे। अपोज करने का एक तरीका है। किस प्रकार से अपोज करेंगे? अपोज करने के तरीके, पिटीशन देंगे, लोकसभा में रेस करेंगे उनकी इश्यूज, उसके बाद में प्रोटेस्ट करेंगे, डेमोन्स्ट्रेशन देंगे, धरने पे बैठेंगे। दे मोबिलाइज द पीपल फॉर और अगेंस्ट द गवर्नमेंट। लोगों को इकट्ठा करेंगे, एकत्रित करेंगे, उनको समझाते हैं,
रास्ते पे उतरेंगे, डेमोन्स्ट्रेशन करेंगे, है ना, पोस्टरबाजी करेंगे, न्यूज में उसकी उनकी प्रोपेगेंडा होगा, ये सारी चीजें होती जाएगी। ये रोल ऑफ अपोजिशन होगा। फोर्थ पॉइंट है मेक पॉलिसीज एंड लॉज। देखिए, अब ये लॉज बनाने या फिर पॉलिसीज जो बनाते हैं सिर्फ क्या रूलिंग पार्टी ही थोड़ी बनाएगी? क्या सिर्फ रूलिंग पार्टी ही बनाएगी क्या? नहीं। तो देखिए यहाँ 543 टोटल सीट्स होती है लोकसभा में। हम राज्यसभा सॉरी हम इनकी बात नहीं कर रहे, हम स्टेट असेंबली की बात नहीं कर रहे, हम डायरेक्ट पार्लियामेंट्री असेंबली की बात कर रहे हैं, यानी लोकसभा की बात कर रहे हैं। लोकसभा को कहते हैं लोअर हाउस, इनकी बात कर रहे हैं। तो टोटल 543 टोटल सीट्स जीत के है, कोई सरकार बनाया, कोई अपोजिशन में है। लेकिन जब पॉलिसीज बनाने की बात आती है तो यहां लोकसभा में डिस्कस होता है। सारे अपोजिशन, सारे रूलिंग पार्टी, सारे लेफ्टिस्ट एक साथ बैठते हैं एंड दे डिस्कस ओवर द पॉलिसीज। देखिए, जो भी पॉलिसीज बनेगी वो पॉलिसीज डिस्कस होगा, उसके बाद ही लॉ होगा। तो पॉलिसीज के लिए एक कोई बिल पेश होगा, तो बिल पेश होने के बाद में वो डिस्कस होगा। अब ये जो बिल होते हैं ना, हर कोई चिल्लर चालर बिल नहीं, तो बिल्स जो नेशनल इंटरेस्ट में हो, नहीं तो हर कोई ये बना रहा है, ये पॉलिसी लेके आ रहा है, ये बिल लेके आ रहा है, हर कोई बिल को लोकसभा में डिस्कस नहीं किया जाता है। दोज ओनली विच आर नेशनल इंटरेस्ट, वही बिल यहाँ पे डिस्कस होता है। और वो डिस्कस होने के बाद में वो दोनों हाउसेस में पास अगर होता है तो इट विल प्रोसीडेड टू द प्रेसिडेंट फॉर फर्दर सिग्नेचर। फिर उसकी सिग्नेचर होने के बाद में वो लॉ बन जाता है। ठीक है, वो बात की बात है, जब लॉ बनता है तो फिर जुडिशियरी का क्या काम पड़ता है वो बाद में हम, या फिर लास्ट ईयर भी पढ़ा है। तो पॉलिसीज बनाती है पॉलिटिकल पार्टीज को अधिकार होता है, क्योंकि वो चुने हुए अपने मेंबर्स को, अपने रिप्रेजेंटेटिव को पार्लियामेंट में भेजते हैं। सबका होता है पॉलिसी मेकिंग में। सिर्फ पॉलिसी बनाने का जो राइट है, इट इज नॉट रेस्टेड ओनली विथ रूलिंग पार्टी, बट अपोजिशन पार्टीज आल्सो टेक पार्ट इन दिस प्रोसेस। ओके, सो दिस यू ऑल अंडरस्टैंड अबाउट व्हाट पॉलिटिकल पार्टीज डू, क्या उनके काम है, आपको समझ में आ गया होगा। सो दीज आर द 4 वर्ड। अब आगे हम पढ़ने की कोशिश करेंगे कि ये पॉलिटिकल पार्टी के फंक्शन के साथ में इनके सामने क्या क्या चैलेंजेस हैं। बहुत सारे चैलेंजेस हैं। देखिए, हम इंपॉर्टेंट चैलेंजेस की बात करेंगे तो क्या क्या चैलेंजेस हैं। देखिए, चैलेंजेस, तो इसके पहले व्हाट इज मीन बाय चैलेंज? चैलेंज का मतलब क्या होता है? नाउ, चैलेंजेस का मतलब क्या होता है? चैलेंजेस is a problem. Challenge is the problem which can be overcome. Challenges is a problem which can be overcome. Challenges ये problem होता है, ऐसी सिचुएशन होती है जहां प्रॉब्लम्स क्रिएट होते हैं, लेकिन उन प्रॉब्लम्स को हम सॉर्ट आउट कर सकते हैं, इनको कहते हैं चैलेंजेस। ऐसा नहीं है कि चैलेंज है तो वो सॉल्व नहीं होगा, ऐसा कोई चैलेंज नहीं है। तो प्रॉब्लम जरूर है लेकिन उसको सॉल्व कर सकते हैं। अब ये चैलेंजेस पॉलिटिकल पार्टीज के सामने है। दुनिया भर की जो पॉलिटिकल पार्टीज है, सो पॉलिटिकल पार्टीज ऑल ओवर द वर्ल्ड फेस सच चैलेंजेस, पॉलिटिकल पार्टी के चैलेंजेस। तो लेट अस सी व्हाट आर द चैलेंजेस। पहला चैलेंज है लैक ऑफ इंटरनल डेमोक्रेसी। क्या होता है? देखिए, लैक यानी कमी, इंटरनल डेमोक्रेसी। देखिए, डेमोक्रेसी एवरीबॉडी नोज, डेमोक्रेसी का मतलब होता है डेमोक्रेसी में इलेक्शंस होते हैं,
फ्री एंड फेयर इलेक्शंस होते हैं। डेमोक्रेसी में रिजर्वेशन, इंडिया की अगर बात करें इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ इंडिया, रिजर्वेशन भी होता है। डेमोक्रेटिकल जो सेटअप होता है जिसमें कोई भी अगर पोस्ट होती है उसके लिए इलेक्शन तो होता ही है, अलावा बिसाइड्स दिस जो एंट्री होती है मेंबर्स की वो मेंटेन की जाती है, उसको रजिस्टर्ड किया जाता है। ईच एंड एवरी मेंबर्स शुड बी रजिस्टर्ड। अब देखते हैं ये चैलेंज क्यों लगता है हमें, क्यों लगता है कि ये चैलेंज है? क्योंकि इंटरनल इलेक्शंस होते नहीं है कई पॉलिटिकल पार्टीज में। कई पॉलिटिकल पार्टीज में वुमेन के लिए रिजर्वेशन नहीं होता है, बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टी में रिजर्वेशन नहीं होता है। जैसे हम कहते हैं डेमोक्रेसी में 33%, 1/3 सीट्स शुड बी रिजर्व फॉर वुमेन, वैसा तो होता नहीं है। डेमोक्रेसी में रिजर्वेशन पॉलिसी है जहां ओबीसी, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स, इनको भी डेमोक्रेसी में राइट्स दिए गए हैं, रिजर्वेशन दिया गया है। तो क्या पॉलिटिकल पार्टीज में इस तरह का रिजर्वेशन है क्या? नहीं है। ये सारी बातों से हमें समझ में आता है कि पॉलिटिकल पार्टीज में ये बड़ा चैलेंज है। इंटरनल जो पोस्ट होती है उनकी, तो उसके लिए क्या पॉलिटिकल पार्टीज इलेक्शन लेती है क्या? बहुत सारे ऐसे पॉलिटिक्स नहीं लेती है। जहां बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टीज किसी एक पर्सन से बनी होती है वहां इलेक्शन तो होता नहीं है, डायरेक्ट उनका ही रिलेटिव या फिर उनका जो नियर एंड डियर है वो पोस्ट पे बैठ जाते हैं ऑटोमेटिकली बाय डिफॉल्ट, क्योंकि उनकी पार्टी है। ये पहला चैलेंज है। दूसरा चैलेंज है लैक ऑफ इंटरनल डायनेस्टिक सक्सेशन। डायनेस्टिक सक्सेशन ये क्या भला है? ये क्या भला है? तो देखिए डायनेस्टिक का मतलब हमने तो हिस्ट्री में पढ़ा है, सबको बताया है। डायनेस्टिक का मतलब राजघराना, ये पढ़ा है। लेकिन हम यहाँ पे परिवारवाद ये भी शब्द को हम यहाँ पे यूज करेंगे इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज। परिवारवाद इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ मोनार्की, राजघराना। सक्सेशन का मतलब आपको सबको पता है, व्हेन एनी किंग डाइड हिज पोजीशन टेक ओवर बाय हिज सन। जब कोई राजा मरता है तो राजा के जगह उसका प्रिंस राजा बन जाता है। तो इसी तरह से परिवार की अगर कोई पार्टी है, परिवार का कोई सदस्य यानी जो मेन अध्यक्ष है उसकी डेथ हो जाती है, तो अधिकार जो परिवार की पार्टी यानी बन जाता है पहले वाले अध्यक्ष का बेटा या फिर उसके फैमिली का कोई मेंबर, रिलेटिव, वो बन जाता है। तो ये एक बड़ा चैलेंज है सबके लिए। क्यों चैलेंज है? देखिए चैलेंज इसलिए है क्योंकि एक्टिव वर्कर जो होते हैं वो भी तो पॉलिटिकल पार्टी को रेस करने के लिए मेहनत करते हैं, लेकिन जो इंपॉर्टेंट पोजीशंस होती है, इंपॉर्टेंट पोस्ट होती है, इंपॉर्टेंट पोजीशंस होती है, उसमें उस एक्टिव मेंबर जो होता है, सही में जो रूट वर्क पे काम करता है, उसे जगह नहीं मिलती। ओनली दोज हु get the position, highest position, who belongs to the parties, family members, उनको ही मिलता है। जो लोअर जो मेंबर होता है, he is not able to raise himself to the upward, ऊपर आने का उसको चांस नहीं मिलता है। सो दिस इज आल्सो, कभी कभी ऐसा भी होता है डायनेस्टिक सक्सेशन में, जो रिलेटिव है, फैमिली मेंबर है, इलेक्शन की सीट या फिर इलेक्शन टिकट्स उसको दी जाती है, तो ये बड़ा नाइंसाफ होता है। तो ये बड़ा एक चैलेंज है डायनेस्टिक सक्सेशन का। तीसरा बड़ा चैलेंज है वो है मनी एंड मसल पावर। मसल पावर, मनी एंड मसल पावर क्या होता है? जब कभी भी इलेक्शंस डिक्लेयर किए जाते हैं, जब डिक्लेयर होते हैं तो ऐसे जो पॉलिटिकल पार्टीज है, ऐसे
कैंडिडेट्स को चुनती है जिसके ऊपर पार्टी का भरोसा होता है कि ये किसी भी हालत में हमें सीट जितवा के देगा। यानी जिसके पास पैसा है, पैसा किसके पास होगा, या तो रिच होंगे खानदानी, या फिर कोई कंपनी होगी। तो कोई रिच पर्सन है तो उनको टिकट देगी, या फिर जो कंपनी होती है कंपनी से फंड लिया जाएगा, इलेक्शन को कॉन्टेस्ट करने के लिए प्रचार किया जाएगा, प्रचार के लिए लगेगा पैसा, फंड लगेगा, तो फंड उस कंपनी से लिया जाएगा। अब उसका नुकसान क्या होगा, जब किसी रिच पर्सन को सीट दी जाएगी, नॉमिनेट किया जाएगा, तो बाकी जो अच्छा व्यक्ति है पार्टी में, अच्छा वर्कर है, बहुत सालों से वो पार्टी को खड़ा करने के लिए काम कर रहा है, he does not get opportunity for the candidates, उसको कैंडिडेट बनने का कोई अपॉर्चुनिटी नहीं मिलता, क्योंकि पार्टी को लगता है कि ये व्यक्ति इलेक्शन हमें जिता नहीं पाएगा क्योंकि पैसा उसके पास नहीं है। लेकिन उसका नुकसान और क्या हो सकता है कि जब हम किसी बड़ी कंपनी से फंड गैदर करते हैं तो उस कंपनी का प्रेशर होगा। when the party comes in the rule comes wins and become a ruling parties, उसके बाद में वो जो कंपनी है, कंपनी प्रेशर डाल सकती है टू मेक पॉलिसीज अकॉर्डिंग टू देम। उस अगर कोई इंडस्ट्री है तो इंडस्ट्री से पैसा लिया है तो इंडस्ट्री तो बोलेगी भाई क्या हमसे इतना सारा फंड लिया है, हमारे वजह से आप जीत गए हैं, तो क्या हमारे हिसाब से कुछ पॉलिसी नहीं बनाओगे क्या। तो वो कंपेल हो जाते हैं, मजबूर हो जाती है पार्टी, उनके लिए पॉलिसी बनना पड़ेगा। सो दिस इज द बिगेस्ट चैलेंज इन फ्रंट ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज। पैसा तो लगेगा। मसल पावर, मसल पावर का मतलब ताकत का इस्तेमाल होता है। ताकत में क्या होता है, फियर फैक्टर होता है, थ्रेट होता है, डराना धमकाना, ये सारी चीजें होती कि नहीं। जब इलेक्शंस होते हैं तो जो बाहुबली होते हैं, अब ये बाहुबली शब्द जो है पर्टिकुलरली इन द टेकन इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ उत्तर प्रदेश, हरियाणा एंड बिहार। तो यहाँ पे जो लोग होते हैं, यहाँ अपने समाज में या फिर वो सोसाइटी में, वो लोकेलिटी में बड़ा ही उनका दम होता है। उस दम के आधार पे अपने वोटर्स को खींचते हैं जबरदस्ती से, उनको डरा के धमका के उनमें डर पैदा करके उनके वोट्स वो पाते हैं। ये भी होता है, तो ये भी एक खतरनाक चीज होती है इलेक्शंस में। तो दिस इज आल्सो द बिगेस्ट चैलेंज इन फ्रंट ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज। इसके अलावा फोर्थ जो चैलेंज है वो है नो मीनिंगफुल चॉइस। नो मीनिंगफुल चॉइस, इसका मतलब है अर्लियर क्या होता था, शुरुआत में डिफरेंट काइंड्स ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज फॉर्म होती थी एक आइडियोलॉजी के बेस पे। हर एक पॉलिटिकल पार्टी का आइडियोलॉजिकल बेस अलग होता था। तो लोगों के सामने चॉइस था, ठीक है भाई ये पॉलिटिकल पार्टी का आइडियोलॉजी ये है और मुझे वो पसंद है। दूसरे को लगता कि दूसरी पार्टी जो है यार मेरे जो आइडियोलॉजी से मेल खाती है, मुझे जो चाहिए उस हिसाब से ये पार्टी ठीक है। तो चॉइस था। लेकिन आज हुआ क्या है, करीबन ऑलमोस्ट एवरी पॉलिटिकल पार्टीज रन ऑन सिमिलर पॉलिसीज एंड आइडियोलॉजिकल। देयर इज रेयर डिफरेंस बिटवीन द आइडियोलॉजीज ऑफ वेरियस पॉलिटिकल पार्टीज। बहुत कम ऐसी पॉलिटिकल पार्टीज है जिसमें डिफरेंसेस है। गरीबी तो मैं भी हटाऊंगा, दूसरी भी बोलती है कि मैं भी गरीबी के लिए पॉलिसीज बना रहा हूं। दूसरी पार्टी बोलती है कि हम बेरोजगार मिटाएंगे, तो कई ऐसी पार्टियां वो भी बोलेंगे महंगाई को हटाना, सबका एक एम होता है। तो सारी पॉलिटिकल पार्टीज एक ही लाइन में जा रही है। तो वोटर के सामने एक बड़ा प्रश्न निर्माण होता है कि किस पॉलिटिकल पार्टी को वोट दूं यार। ये भी वही कहना चाहती है, वो भी वही कर रही है, तो क्या फर्क क्या है। लेकिन जिस पार्टी
का आइडियोलॉजिकल डिफरेंस होता है, कुछ हद तक उस पॉलिटिकल पार्टी को वोट चले जाते हैं। कुछ हटके अगर कर रही है तो उसको वोट चली जाती है। तो ये, लेकिन ये मुश्किल भरा एक प्रॉब्लम है। फिफ्थ है डिफेक्शन। डिफेक्शन क्या होता है? डिफेक्शन ये टर्म क्या आपको बताएगा कि जब कोई एमएलए, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, या फिर कोई एमपी, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, आफ्टर दिस इलेक्टेड, वो अपनी पॉलिटिकल पार्टी को चेंज करना चाहते हैं। किस होप में? कोई दूसरी पॉलिटिकल पार्टी उनको अट्रैक्ट करती है, एंटाइज करती है, लुभाती है कि भैया आप जीत के आए हैं, एक काम करो, आप अगर हमारी पार्टी में आएंगे तो आपको हम बड़ी पोस्ट देंगे, मंत्री बनाएंगे, इतना पैसा देंगे कि आपकी 3 पीढ़ियां फ्री में खाती बैठेगी। तो इस तरह का उनको लुभाया जाएगा, एंटाइज, अट्रैक्ट किया जाता है। तो पहले क्या होता था, ये बड़ा चैलेंज था, जीत के आने के बाद में पार्टी बदल देते हैं, उसको कहते हैं दल बदलू। तो दल बदल की भावना, किसी रिवार्ड को पाने के लिए, हायर पोस्ट को पाने के लिए, मिनिस्टर, मंत्रालय पाने के लिए, जहां से जीत के आए थे वो पार्टी को छोड़ देते थे। तो ये एक बड़ा चैलेंज था। हालांकि इसके बाद में ये चैलेंज को ओवरकम कर दिया गया, क्योंकि हमने बोला चैलेंज आर दोस प्रॉब्लम व्हिच कैन बी ओवरकम। तो ये चैलेंज बाद में ओवरकम कर लिया गया है। तो बाद के जो वीडियो हैं उसमें हम समझने की कोशिश करेंगे कि ये जो चैलेंजेस है इसको कैसे ओवरकम किया गया और क्या सजेशंस है जिससे कुछ हद तक हम बाकी प्रॉब्लम्स को भी मिटा सकते हैं। सो वो हम नेक्स्ट, यानी कि चैलेंजेस को ओवरकम करने के लिए रिफॉर्म्स है, वो क्या क्या हो सकते हैं, क्या क्या हुए हैं, वो हम बाद के लेक्चर में पढ़ने की कोशिश करेंगे।